अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑनलाइन लेक्चर्स का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उस सिलसिले में आज हमारे पास मुताले पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 4 जो कि है मोहम्मद खान जुनीजो का दौरे हुकूमत, इसको कंटिन्यू करते हैं। रिसेंट 3 लेक्चर्स में हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस्लाहात, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत जो है और उसकी इस्लाहात जो है वो देख चुके हैं। तो आज नेक्स्ट जो है मोहम्मद खान जुनीजो का दौरे हुकूमत जो कि 1985 से 1988 तक रहा। अब यहाँ पर एक सवाल बच्चों के जहन में ये पैदा हो सकता है कि मैंने तो लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि 1977 से लेके 1988 तक जो है वो ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत रहा था। मैं इसकी वजाहत आगे जाके भी कर देता हूँ। इसमें हुआ क्या कि चूंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था, ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ जो था वो लगाया हुआ था जनरल ज़ियाउल हक ने, तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बड़ी सारी इन्होंने तरामीम जो थी वो कर ली थी। उसको पार्लिमानी निज़ाम से सदारती में कन्वर्ट कर लिया हुआ था, मतलब कि सदर के पास सारे इख्तियारात जो थे वो आगे हुए थे। जबकि हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि हुकूमत का सरबराह पार्लिमान से वजीर आज़म होता है, लेकिन ये फिर सदारती निज़ाम में कन्वर्ट हो गया हुआ था। तो इस सिलसिले में 1985 में गैर जमाती इंतखाबात हुए। गैर जमाती इंतखाबात हुए जिसमें 23 मार्च 1985 में कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें सदर पाकिस्तान के तौर पर ज़ियाउल हक ने अगले 5 साल के लिए हलफ उठा लिया और वजीर आज़म जो थे वो मोहम्मद खान जुनीजो ये बन गए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये 1985 से 1988 तक जो है वो ये जुनीजो का दौरे हुकूमत, मोहम्मद खान जुनीजो का दौरे हुकूमत किस तरह से इसका आगाज हुआ था। तो ये बेसिकली वजीर आज़म ऑफ पाकिस्तान बने थे 1985 से 1988 तक। तो अब चलते हैं इनके दौर में जो होने वाले इक़दामात थे उसको जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इनके दौरे हुकूमत में जो था वो मार्शल लॉ उठाने की करारदादें पेश की गई। मार्शल लॉ को उठाने की करारदादें पेश की गई जिसमें 30 दिसंबर 1985 में मार्शल लॉ उठाने की 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ को उठाने की, उस वक्त तकरीबन 8 साल जो थे वो मार्शल लॉ लगे हुए को हो चुके थे। तो उस वक्त करारदाद पेश की गई जो कि मंजूर कर ली गई और फिर मार्शल लॉ को उठा लिया गया और एक जमहूरी दौर का आगाज जो था वो अपने तय इन्होंने जो था वो किया। सबसे पहला जो इक़दाम इनके दौर में हुआ था। उसके बाद बेटा दूसरा जो इनके दौर में इक़दाम हुआ वो था मोहम्मद खान जुनीजो का बतौर सदर मुस्लिम लीग। मोहम्मद खान जुनीजो बतौर सदर मुस्लिम लीग, इन्होंने मोहम्मद खान जुनीजो ने एक पार्लिमानी ग्रुप जो था वो बनाया 1985 में 86 में जो था वो एक पार्लिमानी जो था वो ग्रुप बनाया और उसका सदर जो था मुस्लिम लीग का वो मोहम्मद खान जुनीजो साहब जो थे वो खुद बन गए। मतलब उसके मुस्लिम लीग के सदर जो थे ये खुद जो है वो उसके सदर जो थे वो बने और जितने वज़राए आला थे सूबों के वो इनके सूबाई सदर बन गए और इन्होंने मेंबर साजी का आगाज किया और इन्होंने मेंबर साजी जो थी जगह जगह कैंप लगाए और इसकी मेंबर साजी जो है वो शुरू की इन्होंने।
ऑनवर्ड बेटा तीसरे नंबर पर गैर मुल्की दौरे जो हैं वो शामिल हैं। गैर मुल्की दौरे इन्होंने 1986 में जो है वो जमहूरियत की बहाली, मैंने ऊपर वजाहत कर दी, मार्शल लॉ उठा लिया गया करारदाद पेश करके। उसके बाद फिर उन्होंने गैर मुल्की जो थे वो दौरे जो थे वो शुरू कर दिए, क्योंकि दुनिया जो है वो उस दुनिया ने वेलकम किया कि यहाँ से मार्शल लॉ उठा लिया गया और अब जमहूरियत जो है वो बहाल हो गई है। तो फिर 1986 में इन्होंने जो थे वो कई मुल्कों के दौरे किए, जिसमें तुर्की, जर्मनी, अमेरिका और ऑनवर्ड दीगर मुल्क जो थे वो शामिल थे, जिनके इन्होंने जो थे वो दौरे किए और जो है वो वहां पर इनको बड़ा वेलकम भी किया गया। ऑनवर्ड बेटा चौथे नंबर पर जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो है सानहाए ओजड़ी कैंप। सानहाए ओजड़ी कैंप में बेटा जो है वो सानहाए ओजड़ी कैंप जो है ये हमारा जो है बेसिकली तो ये 5वें नंबर पर जो है वो पॉइंट है। चौथे नंबर पर जो है वो तरक्याती बेसिकली मंसूबे थे, कि जो तरक्याती मंसूबे थे, क्योंकि वो बड़ा मुख्तसर सा है तरक्याती मंसूबे, तो इसीलिए मिस भी हो गया। तरक्याती मंसूबे में कि अवाम जो थी वो इनके तरक्याती मंसूबों से बहुत खुश थी। इन्होंने 7 मतलब घर स्कीम और मुख्तलिफ स्कीमें जो थी मुतारिफ करवाई, लोग इनसे बड़े खुश थे। बेसिक मैंने इसी पे जो था वो आना था, ये सानहाए ओजड़ी कैंप। सानहाए ओजड़ी कैंप का बेटा मामला क्या था, 1988 में रावलपिंडी के करीब एक असले का डिपो था, जिसमें अचानक जो थी वो आग भड़क उठी और अचानक आग भड़क उठने के बाद वो एक बड़ी तबाही का बायस जो थी वो बन रही थी। उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म साहब जो थे वो सिंध के दौरे पर थे। 1988 में जब ये आग लगी सानहाए ओजड़ी कैंप में रावलपिंडी के करीब असला डिपो में, तो और जो थे सदर साहब जो थे वो कुवैत का दौरा कर रहे थे, सरकारी दौरा कर रहे थे। तो ये दोनों उसी वक्त जो थे वो वापस पाकिस्तान आए और आते ही इन्होंने इंक्वायरी जो थी वो इसकी करवाने की मंजूरी जो थी वो दी, ताकि इंक्वायरी हो और जो है वो पता चले कि ये आग जो थी वो किस तरह से लगी थी। लास्ट वन बेटा वही बात जो हमारे यहाँ पर होती है, जुनीजो की बरतरफी। जुनीजो को बरतरफ कर दिया गया। क्यों किया गया? 1988 में सियासी जो इख्तलाफात थे वो बहुत ज़्यादा इसके ज़ियाउल हक के साथ हो गए और उन इख्तलाफात की बुनियाद पर जो है इन्होंने गैर मुल्की दौरे से वापस आते ही जो था वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो है वो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें इन्होंने सदर के खिलाफ जो थी वो बातें की। शाम को फिर सदर साहब ने उसी दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो थी अपने सदर हाउस से जो थी वो इनके खिलाफ बातें की और इनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया, असेंबलियों को तोड़ दिया। इस तरह से इनका दौरे हुकूमत 1988 में जो था वो ख़त्म हुआ। तो ये मैंने आपके सामने मुख्तसरन चंद पॉइंट, मार्शल लॉ उठाने की करारदादें, मोहम्मद खान जुनीजो को बतौर सदर, गैर मुल्की दौरे, तरक्याती मंसूबे, सानहाए ओजड़ी कैंप और जुनीजो की बरतरफी। तो ये चंद एक निकात जो थे वो मैंने आपके सामने इधर जो है वो रख दिए। इसी के साथ बेटा मुंसलिक एक छोटा सा जो है वो साथ में टॉपिक है जो कि एक बड़ी मज़े की स्टोरी भी है आपके लिए। उसमें आप पढ़ने से, याद करने से ज़्यादा तारीख़ी कुछ हक़ाइक़ हैं जिनको आप बेहतर तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं, जिसको हम जिहाद अफ़गानिस्तान के नाम से याद रखते हैं। उम्मीद है आप इस स्टोरी से किसी न किसी सूरत में थोड़ा बहुत पहले भी वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं आज आपको एक स्टोरी की सूरत में ये थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, ताकि पढ़ना तो हमने है ही लेकिन साथ में आपको हिस्टोरिकली कुछ फैक्ट्स का जो है वो पता चल जाए। 1979 में बेसिकली इसका बेटा जो है वो आगाज़ होता है जिहाद अफ़गानिस्तान का। जिहाद का लफ्ज़ आप बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान वाले जिहाद का आज जो है वो यहाँ पर आप लफ्ज़ जो पढ़ रहे हैं। बेसिक हुआ क्या, जिहाद का आगाज़ क्यों हुआ? जिहाद का आगाज़ इसलिए हुआ कि बेटा रूस ने जो था, ये मारूजी के तौर पर भी वैसे आ जाता है कब जो है वो स्टार्ट किया था। तो जिहाद का आगाज़ हुआ कि रूस ने अपनी फ़ौजें जो थी, रूस और अमेरिका जो कि एक बड़ी दो ताकतें दुनिया में तस्वुर की जाती हैं, तो रूस ने जो है वो अपनी फ़ौजें जो थी वो अफ़गानिस्तान में दाखिल की
اور بہت سو کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نشانہ جو تھے وہ پاکستان تھا بیسیکلی، اس نے اس لیے افغانستان کو اپنا گڑھ بنانا چاہا، لیکن بہرحال وہ افغانستان میں اس نے اٹیک کر دیا اور افغانستان میں اس نے جو تھا وہ حملہ کر دیا اور ان کو لوگوں کو جو تھا وہ وہاں پہ مارنا شروع کر دیا، جس کے خلاف افغانیوں نے جو تھا وہ جہاد کا آغاز کیا اور تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، ڈیفینڈ کر سکیں۔ اس ساری صورتحال میں جو تھا وہ افغانستان کے لوگوں نے جہاد شروع کر دیا۔ اب بیہائنڈ دا سین ہو سکتا ہے بک پہ یہ چیز نہ لکھی ہو، بیہائنڈ دا سین امریکہ نے پاکستان کے ذریعے جو تھی وہ افغانستان کی مدد کی، کیونکہ امریکہ ایک خود سپر پاور ہے تو وہ دوسری سپر پاور کو یقیناً نقصان پہنچانا چاہے گا، تو اس نے جو تھا وہ امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان نے جو تھا وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ امریکہ کی جو تھیں وہ ساری افغانیوں کو جہاد کے یہ جو تھی پرووائڈ کی، جس میں اسلحہ، پیسے اور سب کچھ، باقی حقائق بھی اس میں کافی جو ہے وہ تلخ ہیں جو کہ موجود ہیں۔ تو پھر انہوں نے اسی سے جہاد کیا، جس کی وجہ سے روس جو تھا وہ گھٹنے ٹیکنے پر جو تھا وہ سمجھ لیں کہ راضی ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہ اپنی اس نے شکست جو تھی وہ تسلیم کی۔ اس سلسلے میں بیٹا جو تھی وہ 1988 میں جنیوا معاہدہ ہوا، مطلب جنیوا کے نام سے، جنیوا بیسیکلی سوئٹزرلینڈ کا ایک سٹی ہے، جس میں یہ معاہدہ ہوا، جس میں محمد خان جنی جو تھے اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے وہ بھی موجود تھے، انہوں نے سگنیچر بھی کیے اس کے اوپر، اور اس کو جنیوا معاہدہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس کے تحت 15 فروری 1989 میں روس نے اپنی فوجیں جو تھیں وہ افغانستان سے نکال لیں، اپنی شکست جو تھی وہ تسلیم کر لی۔ لیکن پھر آنورڈ بھی اس میں ایک سٹوری ہے۔ 1992 میں افغانستان میں مجاہدین نے اپنی خود حکومت بنا لی، جب انہوں نے خود حکومت بنا لی تو پھر دنیا کو تکلیف ہونے لگی، پھر اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہوا جو کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اور پھر امریکہ نے خود جو ہے وہ افغانستان میں انٹری مار دی، اور آج تک امریکہ جو ہے وہ وہاں پر افغانستان میں موجود ہے، اور اب وہ بھی اپنی شکست تسلیم کر کے، تقریباً شکست تسلیم کر کے اب وہ بھی وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ بیسک وہ سٹوری ہے جو میں نے آپ کو کلیئر اپ جو تھی وہ کرنی تھی۔ بہرحال اس کے لاسٹ پہ ہے کہ جی پاکستان پہ کیا اثرات ہوئے تھے، تو پاکستان پہ اس کے بہت گہرے اثرات ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمسایہ تھا، تو 30 لاکھ کے قریب جو تھے وہ مہاجرین وہ ہمارے پاس آ گئے، جن کو ہم نے پناہ دی، ان کو کھانا دیا، خوراک دی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بہت سارے افغانی موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب وہاں پر جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی جانیں بچا کے پاکستان سے جو تھی وہ پناہ مانگی کہ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے، تو پاکستان نے ان کو رہنے کی اجازت دی۔ تقریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو کہ افغانستان سے پاکستان کی طرف آئے، اور پاکستان نے ان کو، گورنمنٹ نے ان کو ایکسیپٹ کیا، ان کو تمام سہولیات جو تھی وہ فراہم کی۔ آج بھی بہت سارے افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، جو کہ پاکستانیوں کے لیے بیسیکلی بھی پریشانی کا باعث بنے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے خدمت کا جذبہ ختم نہیں کیا۔ تو یہ آج بیٹا ہمارا ٹاپک تھا، محمد خان جنیجو کا دور حکومت اور جہاد افغانستان۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی بہت جلد۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔